तो कल हम लोगों ने देखा था, रोटेशनल काइनेमेटिक्स की बात हमने करी थी कल। और रोटेशनल काइनेमेटिक्स पे हमने कल डिस्कशन किया था कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, और थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। एंड एक और रिलेशन था, ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा इंटू थीटा। ये काइनेमेटिक्स था। ये एक्चुअली काइनेमेटिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, एक्चुअली हम इस पे आज डायनेमिक्स पे बात करेंगे। रोटेशनल डायनेमिक्स पे आज हमारी बात होगी, काइनेमेटिक्स पे नहीं। रोटेशनल डायनेमिक्स है आज हमारा। रोटेशनल मैकेनिक्स का ये पार्ट है, डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स यानी कि रोटेशनल जो आपका मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में पढ़ते ही दो चीज है एक्चुअली। मैकेनिक्स जो होता है, मैकेनिक्स 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 में हम दो पार्ट पढ़ते हैं। एक होता है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, और दूसरा है डायनेमिक्स, जो कि इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काइनेमेटिक्स में। यानी कि हम इसके मोशन की तो बात करते हैं, लेकिन मोशन क्यों हो रहा है, क्या उसका रीजन है, किसके वजह से हो रहा है, इस पे हम बात नहीं करते हैं। आज हम इसके वजह की बात करेंगे, डायनेमिक्स की बात करेंगे। जब इसमें मोशन हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, मोशन का रीजन क्या है, ये सब पे हमारी आज बात होगी। तो उस बात पे जाने से पहले एक दो रिलेशन जो हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, उसका हम कुछ पार्ट को अभी रिवाइज करते हैं, जो कि हमने सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। सर्कुलर मोशन में जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई सर्किल हो। ये अगर हम एक सर्किल बनाते हैं यहाँ पे, और इसमें सर्किल में ये हमारा सेंटर है, सेंटर से ये रेडियस हो गया, और इस पर एक टेंजेंट लाइन ऐसे खींच देते हैं। ये टेंजेंशियल लाइन है हमारा, और इसका रेडियस मान लेते हैं, सपोज करें कि ये रेडियस इसका आर है। तो जब कोई पार्टिकल इस पे मूव करता है, ये इधर जो एक्सेलरेशन होता है इसको एटी कहते थे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इस तरफ जो रेडियस, रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, उसको हम लोग कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब ये पार्टिकल मान लो यहाँ से मूव करके यहाँ पे अगर ये आता किसी डिस्टेंस को, यहाँ ये मान लो यहाँ पे कोई एंगल मान लेते हैं कि सपोज करते हैं कि ये एंगल कोई किसी टाइम टी में ये एंगल सेंटर पे इसने थीटा बनाया, ऐसा थीटा एंगल बनाया। तो जब ये थीटा एंगल बना तो यहां से यहां तक जो होगा, यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है, थीटा एंगल बनाया। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, जैसे एक बार अगर ये कंप्लीट सर्किल पे रोटेट कर गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2πr कहते हैं ना। ये सरकमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। लेकिन अगर ये मान लिया ए से बी तक ये पार्टिकल गया है, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ ए बी, व्हाट इज लेंथ ए बी। ए बी का क्या लेंथ होगा ये, अगर पूरा ए से चलता, ये सर्किल कवर कर लेता, तो इसका सरकमफेरेंस 2π×r कह देते। लेकिन ए से बी ही तक गया है, तो उस कंडीशन में अगर हमको इसका लेंथ निकालना हो, इसको अगर हमको कहना हो कि ये डिस्टेंस जो है कितना ए बी लेंथ है, कि इसको अगर हम लीनियर डिस्टेंस कहें कितना चला है, लीनियर डिस्टेंस, तो इसको हम कह सकते हैं एस इक्वल टू थीटा इंटू आर कह सकते हैं। ये बहुत वेल नोन रिलेशन है। ये नाइन्थ से हम पढ़ते आते हैं, नाइन्थ के मैथमेटिक्स में सर्किल जब पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं, थीटा मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। मान लो कि अगर ये पूरा एक सर्किल घूम जाता यहाँ पर, तो थीटा कितना हो जाता, 2π हो जाता। तो पूरे सरकमफेरेंस जो होता 2π×r हो जाता, अगर ये पूरा एक सर्किल यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेवल कर लेता, तो ये हमारा हो जाता 2πr × थीटा हो जाता, तो सरकमफेरेंस 2πr हो जाता।
इसी तरह से ये लीनियर डिस्टेंस हुआ, तो हम लीनियर स्पीड इसका जो है, लीनियर स्पीड एलोंग टेंजेंट, टेंजेंट जो है, टेंजेंट के डायरेक्शन में हमारा बात होगा। ये मान लिया ये डिस्टेंस एक्चुअली बहुत छोटा होता है, हमने बहुत बड़ा दिखा दिया है समझने के लिए, बट दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। तो लीनियर स्पीड अगर इसको हम v लिखेंगे तो ये क्या कहेंगे, ds बाई डी टी। ds बाई डी टी, ये छोट स्पीड का मतलब है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, या स्पीड है मैग्नीट्यूड इसकी हम बात कर रहे हैं, तो ds बाई डी टी हो जाएगा। और s का वैल्यू यहाँ थीटा r है, ये पुट कर दो, तो r तो बाहर रह जाएगा और ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा, क्योंकि रेडियस कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। एंड डी थीटा बाई डी टी को हम लोग क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं, एंगुलर स्पीड कहते हैं इसको। तो ये एंगुलर स्पीड ये हमारा ओमेगा है और ये लीनियर स्पीड v है। तो v इक्वल टू हमारे पास जो रिलेशन आया, ये हमारा ओमेगा इंटू आर आया, ये लीनियर स्पीड का ये रिलेशन हुआ। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन की तरफ हमारी बात हो रही है, इस पे ये टेंजेंशियल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में एक ये रिलेशन आया। ये रिलेशन हमने पहले भी ऑलरेडी देखा हुआ है सर्कुलर मोशन में, अभी थोड़ा हम इसको रिवाइज आपको यहाँ पे ले रहे हैं, इसकी भी जरूरत है। उसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि लीनियर एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट, लीनियर एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट, लीनियर एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, या इसको और इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको हम लिखते हैं अल्फा से, और ये आपका हो जाएगा dv बाई डी टी। तो v का वैल्यू यहां से ओमेगा इंटू आर पुट कर दो, ये वाला ओमेगा इंटू आर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा d बाई डी टी इंटू ओमेगा इंटू आर कर देंगे इसको। अल्फा जो है ये v का वैल्यू ये था ओमेगा इंटू आर, ये डाल दिया इसमें। अब इसको जो है r तो फिर कांस्टेंट है यहाँ, तो r डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाएगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा विल बी इक्वल टू r डी ओमेगा बाई डी टी, ये आ जाएगा। तो नहीं, इसको a से लिखिए, ये अल्फा नहीं, सॉरी, इसको आप a से लिखिए, अल्फा से लिखने में अल्फा तो इसको लिखते हैं, इसको a से लिख दीजिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को a से लिखते हैं, या at कहते हैं एक्चुअली, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को a से लिख दीजिए। तो a इक्वल टू r इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, और डी ओमेगा बाई डी टी को ही अल्फा लिखा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। सो हमारे पास दो रिलेशन यहां निकल के आया, एक हो गया v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, एक ये रिलेशन हुआ लीनियर वेलोसिटी स्पीड या स्पीड, और एक हमारे पास लीनियर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसको कहते हैं, ये r इंटू अल्फा आया। ये दो रिलेशन हमारे पास निकल के आया। ये दोनों जो है किस डायरेक्शन में है, दीज आर अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन के क्रॉस है ये वाला, ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं यहाँ से at इस डायरेक्शन में है। इस एक्सेलरेशन को हम लोग at भी लिख सकते हैं, जो a जो है अभी निकल के आया है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये दोनों। अब इस दोनों से हम कुछ कंक्लूड यहाँ कर सकते हैं, ये वेरी यूजफुल मीनिंग है इनके बीच में। अब क्या है कि इसका जो मीनिंग जब आप देखेंगे इसको, जब ये पार्टिकल, एक बार सर्किल हम और बना देते हैं यहाँ, ताकि आपको ये, और यही हमारा सर्किल है, देखिए ये वाला सर्किल ये है, इसका जो है कि ये रेडियस है आपका सेंटर से, और ये आपका जो है एक है टेंजेंशियल लाइन है, ऐसे है। तो इसमें देखिए, अगर ये बॉडी आपका ये आर है, अब ये रिजिड बॉडी है, मान लीजिए ये सॉलिड बॉडी है, ये पूरा ऐसे है, ये रिजिड बॉडी है कोई,
या रिजिड बॉडी है ये। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ वाला जो बॉडी है, ध्यान से समझना, ये यहाँ वाला जो बॉडी है, यहाँ पे जो मास है, उसके लिए रेडियस क्या है, ये r है। लेकिन एक मास अगर यहाँ होगा इस रिजिड बॉडी में, तो इसका तो ये, इसको अगर हम घुमाएंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, तो ये जिस सर्किल में रोटेट करेगा वो सर्किल कैसा होगा, ऐसा बनेगा। ये इस सर्किल में ये रोटेट करेगा, यानी इसका रेडियस क्या हो गया, अलग हो गया। अब कोई मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी होता, तो जब इसको हम रोटेट कराते ऐसे पूरे डिस्क को, मान लीजिए सर्कुलर डिस्क है, तो ये जो रेडियस बनाता वो इस तरीके का होता, ऐसे होता रेडियस। ये कोई रेडियस अलग हो जाता है यहाँ से, तो इसका हर पार्ट, इसका सारा पार्टिकल का, इसके बहुत सारे पार्टिकल का रेडियस जब ये हम इसको घुमाएंगे तो ये एक नहीं होगा, डिफरेंट होगा। अब इसका क्या हुआ, द रेडियस आर ऑफ देयर सर्किल हैव डिफरेंट वैल्यूज। इस डिफरेंट पार्टिकल के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, इसका क्या हो जाएगा, रेडियस इसके लिए डिफरेंट हो जाएगा। बट ओमेगा एंड अल्फा आर सेम फॉर ऑल पार्टिकल, बट ओमेगा एंड अल्फा आर सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। ऐसा क्यों, रेडियस देखिए, यहां जो है अल्फा देख रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड है। ये दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ये रेडियस जो है देख रहे हैं, ये रेडियस अलग अलग पार्टिकल के लिए ये अलग अलग डिस्टेंस पे है, तो रेडियस इसका क्या है, अलग अलग है। लेकिन ओमेगा एंड अल्फा सेम है। सोचिए ऐसा क्यों है, ओमेगा और अल्फा। ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड है। एंगुलर स्पीड क्या होता है, जो इस पे थीटा, ये एंगल जो बनता है, ये वाला, ये एंगल जो बनेगा वो डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम है। तो कल बताए थे हम आपको कि इसका हर पार्टिकल जब इसको हम घुमाएंगे, ये रिजिड बॉडी है, तो ये पार्टिकल, ये मान लिया जाए इसको, ये कलर ले लो, ये मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे है, ओके, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है। जब इसको हम घुमाएंगे ऐसे, रिजिड बॉडी है, ये बॉडी एकदम बिल्कुल फिक्स है, इसमें हिलने वाला नहीं है। तो जब ये घूमेगा तो सेंटर पे ये वाला पार्टिकल मान लो इतना एंगल बनाएगा, तो उसी समय ये वाला पार्टिकल अब ये घूम के यहाँ पे आ जाएगा, और ये भी सेंटर पे उतना ही एंगल बनाएगा जितना ये पार्टिकल एंगल बना रहा है, जितना उतना ही एंगल ये होगा। इट मीन्स कि थीटा दोनों के केस में सेम है, टाइम सेम है, तो ओमेगा क्या होता है, थीटा बाई टी है ना। तो ये ओमेगा सेम, थीटा सेम, टाइम सेम, तो ओमेगा सेम हो जाएगा अलग अलग बॉडी के लिए। बट रेडियस जो है सब के लिए अलग अलग है। दस लीनियर स्पीड एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल आर डिफरेंट। लेकिन लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये याद रखना अच्छे से, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर डिफरेंट। ये हमारा दोनों जो है लीनियर क्या है, लीनियर स्पीड एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल, ऑफ डिफरेंट पार्टिकल आर डिफरेंट। ये डिफरेंट होगा ये, लेकिन ये वाला एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर स्पीड क्या होगा, ये दोनों सेम होगा किसी भी पार्टिकल के लिए। अब एक चीज मुझे बताइए, लीनियर स्पीड एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिफरेंट पार्टिकल डिफरेंट हो गया। अब अगर मान लिया जाए कि एक पार्टिकल ये वाला जो लाइन है सेंटर पे है, अगर कोई सेंटर पे कोई पार्टिकल है, तो उस केस के लिए आपका जो है आर का वैल्यू कितना हो जाएगा। पार्टिकल अगर मान लिया सेंटर ये ओ है,
इसको हम फिर से एक सर्किल बना देते हैं। ये मान लीजिए आपका यहाँ पे है एक पार्टिकल की हम बात करते हैं, इसमें जो है जो सेंटर पे है, ओ पे है, सेंटर पे है ये सर्किल के, यहाँ पे है। या ये मान लीजिए यहाँ से हम बिल्कुल खड़ा एक लाइन खींचते हैं इसको दिखाने के लिए। ये मान लीजिए ये मैंने ऐसा रखा हुआ है और ये एक्सिस है, इसी के अबाउट इसको हम घुमा रहे हैं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वर्टिकल एक्सिस में जेड एक्सिस कहते हैं। अब ये जो पार्टिकल जहां पे इसका टिप जो है टच कर रहा है, जो पार्टिकल यहाँ पे है जहां पे टिप टच कर रहा है, तो वहां पे तो रेडियस 0 हो जाएगा इस एक्सिस। लेकिन यहाँ का पार्टिकल है उसका रेडियस होगा, यहाँ है तो रेडियस होगा, यहाँ है तो रेडियस होगा। जब इस एक्सिस के अबाउट हम घुमाएंगे इसको, तो ये सॉलिड बॉडी है, ये सॉलिड हो गया, ये रिजिड बॉडी है एक्चुअली। तो इसका हर पार्टिकल क्या करेगा जो सेंटर पे नहीं है, सेंटर से कहीं भी डिस्टेंस पे, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ 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 कहीं भी है, जब इसको घुमाएंगे तो वो पार्टिकल भी तो घूमेगा और इस एक्सिस से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे वो पार्टिकल घूमेगा और एक सर्किल बनाएगा। इस तरीके से वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, जो इसका रेडियस, किसी का रेडियस r होगा, किसी का r1 होगा, किसी का r2 होगा, बट घुमाएंगे तो सब एक सर्किल में ये घूमेगा। लेकिन उस पार्टिकल का क्या करें जो आपका कहां पे है, इसके सेंटर पे बैठा हुआ है पार्टिकल, सेंटर पे है, यानी कि जिसके लिए r का वैल्यू, ये सेंटर पे अगर पार्टिकल है यानी कि r इक्वल टू अगर 0 हो गया है, सेंटर पे है वो पार्टिकल, तो इस कंडीशन में v इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू r, r इज 0, तो v क्या हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा। एंड ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, r करेंगे, r कर देंगे। तो इस कंडीशन में r का वैल्यू 0 है तो ये भी आपका हो जाएगा 0। तो क्या हुआ आपका, ये वाला जो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, जो पार्टिकल इसके एक्सिस ऑफ ये सेंटर पे है जहां पे r का वैल्यू 0 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसका लीनियर स्पीड भी 0 होगा एंड लीनियर एक्सेलरेशन भी 0 होगा। पार्टिकल ऑन द एक्सिस डू नॉट मूव एट ऑल। अब एक चीज और भी हम सोच सकते हैं कि वो पार्टिकल जो इसके एक्सिस पे हो वो मूव नहीं करता, बाकी कोई भी पार्टिकल रहेगा ना कहीं भी, यहाँ है, यहाँ, जब ये मूव कराएंगे तो ये ऐसा वाला सर्किल बनाएगा एक रेडियस का, जब ये घूमेगा तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये मान लो अगर हमारा ये जेड एक्सिस ऐसे है तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, 3 डायमेंशनल है। थोड़ा इसको दिखाएं कैसे, तो ये r1 रेडियस होगा, ये पार्टिकल जब घूमेगा तो ये क्या होगा, r2 रेडियस होगा। यहाँ का रेडियस अलग होगा, सबका अलग अलग रेडियस होगा, लेकिन जो पार्टिकल यहाँ पे होगा सेंटर पे, r का वैल्यू 0 हो जाएगा तो उसका जो है v 0 हो जाएगा और अल्फा जो है दोनों आपका 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा ये हो गया आपका लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के टर्म में। अब देखिए इसमें, अब इसमें जब हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन की अगर बात किया जाए, रेडियल एक्सेलरेशन जिसको हम पढ़े थे, रेडियल एक्सेलरेशन क्या आया था, ए आर इक्वल टू होता था वी स्क्वायर या वी स्क्वायर बाई आर होता था, यही होता था ना, ये हम लोग पढ़े थे। रेडियल एक्सेलरेशन का ये रिलेशन निकाले थे, ये वाला, और या v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर कर देते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर इंटू आर भी आता था। ये सारे रिलेशन हम लोग पहले देख चुके हैं। अब इसके रोटेशनल डायनेमिक्स में कि जब ये बॉडी रोटेट कर रहा है, अभी घुमा रहे हैं, तो कौन है रिस्पॉन्सिबल इसके रोटेशन के लिए, तो जो हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स है, जो हमारा रोटेशनल डायनामिक्स है वो कौन है, रोटेशन का रीजन कौन है, क्या क्या वजह से ये रोटेट, कौन है इसको जो कि रोटेट करा रहा है, रोटेशनल डायनामिक्स। यानी अब हम इसमें उसके रीजन का स्टडी करेंगे। तो इसमें हम जो सबसे पहला टर्म का जो स्टडी करेंगे उसको कहते हैं टॉर्क।
लीनियर मोशन में हम पढ़े थे फोर्स, उसी तरह से यहां जो है, जो हम स्टडी करेंगे, विच इज कॉल्ड टॉर्क। और टॉर्क क्या होती है, ये इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये देखिए आप टॉर्क को कैसे डिफाइन करते हैं। टॉर्क है ना, तो मान लो ये हमारा, जैसे टॉर्क का क्या मतलब, जैसे आप मान लीजिए कि टॉर्क को समझने के लिए ये एक, ये भी देखिए, ये मान लिया यहां से अगर ये मोबाइल हमारा यहां से, सपोज करिए यहां से अगर ये फिक्स होता, ये हाथ पे इस पे फिक्स कर लिया और इसको ऐसे उठा रहे हैं, ऐसे ले जा रहे हैं या इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं ऐसे इसके, तो इस ये जिस जिस पोजीशन पे ये फिक्स है या जिसके अबाउट ये घूम रहा है, जिसके अबाउट, इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन है। या जैसे दरवाजा खोलते हैं घर का, दरवाजा खोले ऐसे गेट खोले, तो वो किसके अबाउट रोटेट करता है, हाइंज के अबाउट। तो वो हाइंज जो होगा इसका, वो क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो एक जनरलाइज केस लेते हैं, मान लीजिए कि यहां से कोई एक पॉइंट हम लिए, यहां से ये इस जगह से ये ऐसे एक पॉइंट ले लिया हमने, और यहां से इस पे जो है एक फोर्स लगाया, तो टॉर्क जो है, टॉर्क को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये हम स्टडी करेंगे इसमें। यानी कि रोटेशन के लिए, किसी भी बॉडी को रोटेट कराने के लिए हमें फोर्स से काम नहीं चलेगा, उसको जो टर्मिनोलॉजी डिफाइन किया गया है विच इज कॉल्ड टॉर्क। यानी बॉडी को अगर आपको रोटेट कराना है तो उसके लिए चाहिए टॉर्क। ये मान लीजिए O है, ये P है, और ये इस डायरेक्शन में मान लिया यहाँ पे F फोर्स लगाया जाता है, और ये आपका यहां से यहां तक मान लीजिए कि ये R जो है वेक्टर है, और ये फोर्स भी क्या है, वेक्टर है। तो इसको टॉर्क को टाउ से लिखा जाता है। टॉर्क इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। इसको हम लोग अगर कंपोनेंट ये क्या करें, वेक्टर हटाएंगे तो आर एफ साइन थीटा लिखते हैं। यानी कि आर और एफ है, ये वाला देखें, ये आर है और ये एफ है, तो आर क्रॉस एफ है, और क्रॉस प्रोडक्ट जब हम हटाएंगे तो ये मैग्नीट्यूड है आर का, ये मैग्नीट्यूड है एफ का, ये साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। तो इस लाइन को अगर हम थोड़ा आगे ऐसे बढ़ाएं, ऐसे ले जाएं, ये हमारा पोजीशन वेक्टर, ये वाला एंगल जो है, ये एंगल आपका है थीटा है, ये है। तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। आर ऐसे जा रहा था ना, एरो ऐसे है, तो इस डायरेक्शन में एरो ले गए, ये ले गए एफ, तो ये आर क्रॉस एफ है, तो ये है टॉर्क। तो टॉर्क जो है अगर कहीं एग्जिस्ट कर रही है टॉर्क, तो वहां पे रोटेशनल मोशन होगा। अब क्या है, टॉर्क के एग्जिस्ट करने के लिए इस दोनों का होना जरूरी है, आर का भी होना जरूरी है और एफ का भी होना जरूरी है। जैसे ये हमारा मान लीजिए कि ये एक लाइन हम लिख रहे हैं, ये रोटेशनल एक्सिस का ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये मैंने बताया कि यहां से आप किसी डिस्टेंस पे, यहां पे मान लीजिए कि ये कोई डिस्टेंस है, जो कि यहां पे मान लेते हैं ये डी डिस्टेंस है यहां से यहां पे। अब यहां पे आपने क्या किया कि यहां पे एक फोर्स लगाया ऐसे, और फोर्स जब लगाया तो ये क्या हो जाएगा, ये घूमने लगेगा ऐसे, ये रोटेट कर जाएगा ये यहां से। लेकिन यही फोर्स अगर आप यहां लगे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन यही फोर्स अगर यहां लगा देंगे तो टॉर्क जीरो होगी। फोर्स है बट टॉर्क इज जीरो। फोर्स यहां लग रहा है लेकिन टॉर्क जीरो है, क्यों, क्योंकि ये डी जो है, डी जो जिसको हम आर कह रहे हैं, वो आर जीरो हो गया। अगर इसमें से आर जीरो हो गया, एफ है, तो टॉर्क भी जीरो है। अब मान लिया आर है लेकिन फोर्स नहीं है, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस तो है लेकिन यहाँ फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी टॉर्क की वैल्यू जीरो होगी। इसीलिए दीवार, ये दरवाजा जो है, डोर को जब आप दूर से यहां लगाएंगे फोर्स, तो इसको खोलना आसान है। अगर यहां फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये जाकर के खुलेगा दरवाजा।
लेकिन अगर बिल्कुल हाइंज पे फोर्स लगाएंगे तो दरवाजा खुलेगा नहीं, बल्कि वहां से टूट के उखड़ के निकल जाएगा, फोर्स ज्यादा लगा देंगे तो। लेकिन वो रोटेशन नहीं होगा उसमें। रोटेशन के लिए आपको फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों होना जरूरी है, तभी उसमें जाकर के रोटेशन होगा। अब इसमें एक और कंडीशन की हम लोग बात करते हैं कि टॉर्क जो है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मान लीजिए इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यहां से अगर इसको थोड़ा सा हम और अगर मॉडिफाई करें, ये एंगल थीटा है आपको, तो मान लीजिए कि थोड़ा सा हम इसको और मॉडिफाई करते हैं इसी डायग्राम को, सेम डायग्राम को। यहां फिर से हम उस डायग्राम को खींचते हैं। ये एक ऐसा डायग्राम खींच दिया मैंने, ये मैंने एक दूसरा डायग्राम ऐसे यहां खींच दिया, ये वाला, और एक डायग्राम मैंने यहां से इसको खींचा, एक डायग्राम, ये हमारा एक डायग्राम है, एक लाइन ऐसे है, ठीक है। इसको जो है ये मैंने इसको खींच दिया, ये है एफ, यहां से यहां तक है आर, और ये एक लाइन और मैंने थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दिया यहां से यहां तक ऐसे, और इसको मैंने यहाँ एरो दे दिया, ये ऐसे देखिएगा ध्यान से, खाली एरो का यहाँ ध्यान से समझना है। ये है आपका थीटा एंगल, ये मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा है। ये आर जो है, ये आर हम आगे भी ऐसे ले जा सकते हैं, ये एंगल थीटा है। और ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, या वो मान लो डोर वाला, दीवार वाला जो है हमारा, तो ये वाला लाइन है वो दीवार के साइड अटैच किया हुआ है, इसी में हाइंज वगैरह लगा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा हम एक लाइन ऐसे खींचते हैं यहां से, ये बिल्कुल ऐसे, ये फोर्स ये वाला लाइन खींच दिया, ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा होगा। अब ये वाला लेंथ जरा निकाल के बताइए आप कितना होगा। ये मान लिया अगर हम ए बी कहें तो ये तो आर है, और अगर हम ए बी की बात पूछें यहाँ से ए बी का वैल्यू कितना होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक आर है, तो इसमें अगर आप ये मान लो सी है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी tan सॉरी साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी बाई आर लिखेंगे कि नहीं। ये हो गया थीटा के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया यहां से यहां तक हाइपोटेन्यूज, तो P बाई एच हो गया, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा। यानी ये डिस्टेंस क्या हो गया, ए बी जो हो गया ये हो गया आर साइन थीटा। अब ये फोर्स जिधर लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, इधर, और ये हमने डिस्टेंस निकाला है, क्या निकाला है, ए बी निकाला है एक्सिस पे, यहां से यहां तक। अब अगर पूछा जाए कि एसी का वैल्यू निकाल के बता दीजिए, एसी निकालना अगर हो तो एसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली कह देंगे कि आर कॉस थीटा हो जाएगा, एसी हमारा होगा ना, एसी विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब ये देखो फोर्स इधर लग रहा है, और ये जो डिस्टेंस है एसी, एसी भी इसी के साइड में है, तो एसी के पैरेलल ये फोर्स लग रहा है, एसी के पैरेलल ये फोर्स लग रहा है एफ, तो ये एफ इज, इसको कहते हैं पैरेलल टू एसी। तो जब एसी के पैरेलल हो जाएगा, ये एसी के पैरेलल है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है, इस पे हम फोर्स इधर लगा रहे हैं ए बी, नहीं इधर हम फोर्स लगा रहे हैं एफ ऐसे, और ये क्या है कि इस पे ये रखा हुआ, तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट ऐसे जाने लगेगा, इधर से ये चल देगा यहां से, यानी इसमें रोटेशन नहीं होगा, इसमें कुछ भी, ये लीनियर मोशन को हो जाएगा। उसी तरह से जब हम ये फोर्स इधर लगा रहे हैं, ये एसी है, तो दोनों अगर पैरेलल हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है ना इसमें, तो दोनों जब पैरेलल हो जाएगा तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो क्या होता है, जीरो। इसमें फॉर्मूला में देखेंगे आर एफ साइन जीरो इक्वल टू जीरो हो गया। तो ये फोर्स और ये जो ये डिस्टेंस हम जो देख रहे हैं ये इधर से, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो इसीलिए इस यहां पे टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टॉर्क होने के लिए आपको जरूरी है कि एक चीज और यहां ध्यान रखिए कि ये जो ए बी डिस्टेंस है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये ए बी वहां है वो डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस की अगर हम बात करें यहाँ पे मान लो, तो ये मान लो सी है और डी है,
तो ये अगर इसको हम ऐसे मिला दें तो सी डी और ए बी क्या है, दोनों सेम है। तो इस केस में देखिए ये फोर्स है और ये क्या है, डिस्टेंस है, डी है। ये मान लीजिए जो भी डिस्टेंस है, ये सी डी इक्वल ए बी इक्वल टू सी डी, ये आर साइन थीटा ये वाला हमारा आया है, आर साइन थीटा। तो ये वाला देखिए ये क्या है, ये फोर्स के डायरेक्शन में ये डिस्टेंस कौन सा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स के डायरेक्शन में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इन्हीं दोनों को प्रोडक्ट को आर एफ आर साइन थीटा इंटू एफ, दिस इज कॉल्ड टॉर्क। और साइन थीटा हटाएंगे तो आर क्रॉस एफ हो जाएगा, ये कहलाता है टॉर्क। और टॉर्क का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, इसका यूनिट होता है मीटर। तो टॉर्क इज मेजर्ड इन न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर। देखिए फोर्स हो गया ये, और टॉर्क अगर आपको सबसे ज्यादा चाहिए तो फोर्स आपको लगाना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पे लगा दीजिए। जैसे ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है अगर, तो अगर ये 90 डिग्री पे है तो फोर्स टॉर्क विल बी मैक्सिमम, वरना ये वाला फॉर्मूला हमारा चलेगा आर एफ। अब थीटा कितना है ये हम देख करके इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे कि थीटा जितना होगा उसके अकॉर्डिंग टॉर्क का वैल्यू भी क्या होगा, अलग अलग आ जाएगा। तो ये हमारा है टॉर्क के लिए वैल्यू। अब टॉर्क का एक और रिलेशन देखिए क्या होता है। अभी आज हम थोड़ा रिलेशन पे ही बात करेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह आज देखिए टाइम बचा तो करेंगे, नहीं तो आज नहीं बताएंगे। तो ये हो गया आपका टॉर्क। अब टॉर्क का एक रिलेशन जो है, जैसे हम लोग फोर्स का रिलेशन क्या पढ़े हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये पढ़े हुए हैं ना फोर्स का। इसी चीज को यहां रिप्लेस करते हैं टॉर्क से, फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय टॉर्क। तो टॉर्क को रिप्लेस करेंगे और मास जो होता है यहां रिप्लेस हो जाता है आई से, और linear acceleration is replaced by alpha angular acceleration. This I is called moment of inertia, जिसमें हमारी अभी बाद में बात होगी डिटेल में। अभी हम खाली ऐसे बता देते हैं आपको है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको कहते हैं। आई इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग कहते हैं टॉर्क इक्वल टू, और ये कौन सा है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। टॉर्क का हमारे पास दो डिफिनेशन निकालने, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ न्यूटन मीटर। यहां भी यूनिट न्यूटन मीटर ही होगा, इसका भी यूनिट न्यूटन इंटू मीटर। ये आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि अभी हमने थोड़ा देर पहले ये सब डिस्कशन किया था। अब हम लोग दोनों एक्सेलरेशन जो पढ़े हैं अभी, एक एक्सेलरेशन पढ़े हैं टॉर्क के रेडियल एक्सेलरेशन, दो तरह का रेडियल एक्सेलरेशन, ये ए आर रेडियल एक्सेलरेशन, ये था वी स्क्वायर बाई आर, अभी ऊपर लिखे हैं। उसी तरह से और v का वैल्यू जब हम ओमेगा आर पुट कर देंगे, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, तो ये इसका आपका हो जाएगा ये डिवाइडेड बाई आर, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अभी ये सब हमने पहले किया है, फिर यहाँ से इसका यूज आ गया है। अब इसमें रेडियल फोर्स की अगर बात होगी, रेडियल एक्सेलरेशन हो गया, देन रेडियल फोर्स जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन रेडियल, और मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो गया। ये आपको रेडियल फोर्स निकल गया, दिस इज रेडियल फोर्स। अब आ जाइए टेंजेंशियल पे। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अब देखे हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी इक्वल टू कितना था हमारे पास, dv बाई dt था, ये कहे थे। और तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। टेंजेंशियल फोर्स देख लीजिए, टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स ये होगा मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है dv बाई dt, ये dv बाई dt यहां पुट कर दिए। और v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर होता है, m हो गया इंटू v के जगह पे पुट कर दीजिए ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा आर ये हम पुट कर रहे हैं v के जगह पर,
ओमेगा आर डी बाई डी टी रहा, ये v के जगह पे ओमेगा आर, आर तो बाहर निकल जाएगा, m इंटू आर डी ओमेगा बाई डी टी रहा, ये आर तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया। और डी ओमेगा बाई डी टी को क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। तो m आर इंटू अल्फा, ये कौन सा फोर्स हुआ, टेंजेंशियल फोर्स। इसको अगर हम एफ टी कह दें टेंजेंशियल फोर्स को, तो एफ टी विल बी इक्वल टू एम आर इंटू अल्फा, ये आपका हो गया टेंजेंशियल फोर्स। और इससे पहले हमने देखा ये हो गया आपका, ये कौन सा फोर्स निकला है, रेडियल फोर्स, ये निकला। दो इक्वेशन, दो रिलेशन हमारे पास आ गया। ओके, अब इसके बाद आगे जो है हम इस दोनों रिलेशन पे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे।